वाले क्या हैं वो पहले समझ लो। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। बात को समझो, हम जो बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इसका क्या मतलब हम समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। पहले हम समझा देते हैं चीज़ों को, समझो, थोड़ा बात समझना, बहुत ध्यान से सुनो जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो अपना टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिख रहा है, देखो तो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल kept in a uniform electric dipole kept in a uniform external electric field. बहुत ध्यान से समझो हम क्या बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेगा सब लोग। डाइपोल का मतलब क्या होता है, तुम कुछ पढ़ी है? नहीं हुआ है, अच्छा ठीक। देखो सुनना जी, बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग जानते हैं कि डाइपोल में दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। डाइपोल एक सिस्टम होता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का, यानी उसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब बहुत ध्यान से सुनो जो हम बता रहे हैं। सपोज करो इस रूम में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई दूसरा सोर्स, कोई बाहर का सोर्स इस रूम में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है ना। मतलब इस रूम के हर एक पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, हर पॉइंट पे सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान के चलो इधर है। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। समझना, एक एक बात को समझना। इस रूम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर का कोई ऐसा चीज़ है जो इस रूम में नहीं है, बाहर का कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट किया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, अमाउंट भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है उसको हम ई मान लेते हैं, ई मान लेते हैं सपोज करो, ठीक है। और डाइपोल में जो चार्ज है उस चार्ज को हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। तो जो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूज़ करते हैं। हम लोग देखे हैं कि अगर कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे रिलेटेड फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए जी, पैरेलल फील्ड लाइंस होना चाहिए, ऐसा फील्ड लाइंस होना चाहिए। हम लोग देखे हैं ना, हम लोग ड्रॉ किए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम लोग पढ़े थे, तो है ना, उसका ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं अभी, ठीक ना। तो देखो सपोज करो कि ये जो स्पेस है हम फिलहाल इस बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह से, समझना बात को, ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। बहुत ध्यान से समझेगा, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आ जाएगा, खाली ध्यान देने का ज़रूरत है। ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग सभी हो सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दे रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा सब लोग, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दे रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज है उस डाइपोल का, ये पॉजिटिव चार्ज है उस डाइपोल का, है ना। ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अच्छा, ये जो डाइपोल है इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा जी, इस डायरेक्शन में,
कुछ इस तरह से। किसी भी डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये बात ध्यान देना। ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम लाइन दिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं खाली है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर है। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। तो देखो, किसी भी पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे डाइपोल मोमेंट जो है वो एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल मोमेंट एंगल कितना बना रहा है? थीटा। अब एक बात समझो थोड़ा, हम क्या बोल रहे हैं? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। थोड़ा स्पेस में थोड़ा समझो, ठीक है। सपोज करो एग्जैक्टली ऐसे ही हम कर रहे हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, समझो, है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक। अब एक बात समझना, ये अपना है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जिस स्पेस पे रखा हुआ है उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऐसे, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा अपने ही डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास रखे हुए पॉजिटिव चार्ज पे अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इधर, ठीक है। सुनना, ध्यान से सुनो कि आएगा समझ में। ये है नेगेटिव चार्ज, ये जिस पॉइंट पे रखा हुआ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर ही है। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे कि ये देखेंगे कि ये वाला जो चार्ज है ना, इस पे फोर्स लगेगा इधर, और ये वाला जो चार्ज इस पे फोर्स लगेगा इधर। देख रहे हो? अगर इन दोनों में ऐसे फोर्स लगेगा तो ये घूमने लगेगा, डाइपोल घूमने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो, जैसे देखो, हम हाथ से इधर देखो, इधर देखो, हम दिखाते, इस पे इधर फोर्स लगा, इस पे इधर फोर्स लगा, हम लगाते हैं, घूमने लगेगा, टर्न हो जाएगा, ऐसा टर्न हो जाएगा। अगर हम इस पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, टर्न हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? और ये चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ टर्न तभी होगा जब उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क ही तो किसी भी चीज़ को रोटेट कर पाता है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो टर्न करने लगता है, इसका मतलब रोटेट करने लगता है, इसका मतलब उस पर एक टॉर्क लग रहा होता है, इसीलिए तो रोटेट कर रहा होता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये फाइंड करेंगे, जिसका कैप है कैप रख लेना, जिसका पेन है पेन दे देना। हम ये फाइंड करेंगे, थोड़ा देखना, यहाँ पे हम फिगर भी बना दे रहे हैं। मतलब हम क्या देखें कि ये वाला जो अपना पॉइंट है जी, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर है, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा अपने ही डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी Q चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है उस चार्ज का वैल्यू इनटू उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू। F = QE होता है। यानी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और यहाँ पे अगर हम Q चार्ज रख देते हैं तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने लगता है, वो फोर्स क्या होता है? Q × E। यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q × E होगा, मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन तो दिखा दिए। ये वाला जो चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स किधर लगेगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तुम अरे ये चार्ज तो यहाँ पे है, इसकी तरफ सेंटेंस से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इधर।
इधर, और इस फोर्स का भी अमाउंट Q इंटू ई होगा। हम लोग जब भी फोर्स निकालेंगे साइन नहीं देंगे चार्ज का, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बस इतना सा कहानी है। इतना सारा बात क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा बच्चा? आकांक्षा? ठीक है, क्लियर है सबको जी? आगे बढ़ते हैं, तुम समझ रहे हो बाबू? ठीक। अब देखो समझो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है तो उस फोर्सेस को हम कहते हैं कपल, है ना? 11 क्लास में हम पढ़े थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगता है तो उस वो जो पेयर होता है फोर्स का, उसको हम लोग कपल बोलते हैं, है ना? और कपल का जो टॉर्क होता है, बहुत ध्यान से सुनेगा जो हम बता रहे हैं। जैसे सपोज करो, मान लो हम लोग सी सॉ जो होता है ना जी, ठीक है, ऐसे सी सॉ होता है। एक आदमी जो है, मान लो इस पे दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे एक फोर्स लगता है, या एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो ये कोई भी रॉड है, ठीक है, इस रॉड पे अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, ध्यान देना, और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस को हम कपल कहेंगे। ये दोनों फोर्स जो है इसको रोटेट कर देगा, ऐसे घुमा देगा, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? और एक और बात समझना, थोड़ा और सिंपल फिगर बना रहे हैं। ये मान लो एक रॉड है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये भी कपल कहलाएगा। ये दोनों फोर्स, मान लो ये F1 है, ये F2 है, ठीक है? कपल जो टॉर्क अप्लाई करता है या कपल के चलते जो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा जी जो बोल रहे हैं। कपल का मतलब हुआ दोनों फोर्स बराबर होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो ये दोनों सेम ही अमाउंट का होगा, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनो, यहीं से फिर इसमें हम आएंगे तभी समझ में आएगा। कपल जो टॉर्क लगाता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इन दोनों फोर्सेस में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, और दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जिस लाइन के अलोंग वो दोनों लग रहा है, इस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये इस लाइन के अलोंग लग रहा है, तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मान लो अगर ये L है तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देते हैं तो उस कपल का टॉर्क निकल जाता है। फिर से हम बोल रहे हैं, कपल के दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ले लो और दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इसमें दिखाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। ये जो फोर्स है F है, ये भी फोर्स F है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है जी, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है जी, तो इसका जो टॉर्क होगा वो होगा, कोई एक फोर्स को ले लो और इनके बीच का जो, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। बात समझ में आ रहा है? तो हमको ये वाला डिस्टेंस लेना होगा, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, हम यहाँ पे अभी ये सेम चीज़ रिपीट होगा, हम अभी दिखा रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ें रिपीट होगा। अभी लिखेगा कोई नहीं है ना, अभी समझो प्रॉपर इसका डेरिवेशन आता है, इसलिए हम डेरिवेशन की तरह इसको लिखवाएंगे कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ। अभी खाली मेन चीज़ को समझ लेना है हम लोग कि पहला चीज़ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो वो घूमने लगता है, उस पर टॉर्क लगता है। अब हम करने क्या जा रहे हैं, उस पर कितना टॉर्क लगता है हम ये निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब समझना, ये जो है मेरा ये वाला जो फोर्स है, देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों को कपल बोलेंगे। अब ये वाला जो फोर्स है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर हम देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ध्यान देना, ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन में ये लग रहा है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, दिख रहा है, ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन। फ्रेंड समझ में आ रहा है सबको? ठीक। अब देखो ये जो इसका दोनों लाइन ऑफ एक्शन है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना, देखना थोड़ा, ये देखो दोनों लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रहा है?
तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसका टॉर्क निकालेंगे तो पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, मतलब दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और इससे इनटू क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखेगा, between lines of action of forces। बात समझ में आ गया? अच्छा, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है जी, इसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं ना, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 2L से डिनोट कर दिए हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी वाला एंगल थीटा होगा क्या? ठीक है, ये 2L है, ये थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? 12 साइन थीटा, परपेंडिकुलर है ना? बेस रहता तो 12 कॉस थीटा, परपेंडिकुलर है तो 12 साइन थीटा, है ना? तो ये इस वाला, ये जो दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा। आकांक्षा तुम देख रही है, समझ रही है पक्का? किसी को दिक्कत इसमें कैसे 12 साइन थीटा हुआ? खुशी? ठीक है, तो दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लिए QE, ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 12 साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो Q है और ये जो 2L है, ये मिला के क्या बन जाएगा? P बन जाएगा ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेगा जी? PE साइन थीटा। P साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P क्रॉस E, लिख सकते हैं ना। तो अपना जो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा P साइन थीटा, यानी कि P क्रॉस E। बात समझ में आया? तो जो टॉर्क जो इसमें लगेगा, यहाँ पे भी एरो होगा, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये प्रॉपर ये डेरिवेशन आता है 3 नंबर में। थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ता है, थोड़ा फिगर बनता है, ठीक है। 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक ना। सबसे पहले हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, कोई कुछ लिखेगा नहीं, खाली हेडिंग लिखो। अभी लिखना व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is kept, when an electric dipole is kept in a uniform electric field, in a uniform electric field, then the net force, then the net force acting on the dipole, the net force acting on the dipole is 0 on the dipole is 0। समझना थोड़ा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए नेट फोर्स 0 हो जा रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखें कि एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0, बट अ नेट टॉर्क, acts on the dipole, but a net torque acts on the dipole।
ठीक है, देखो MCQ में इस सेंटेंस से क्वेश्चन बनता है, बोलेगा एक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ऑप्शन देगा, है ना, और नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल एंड और नेट टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल। सेकंड में देगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 0 बट देयर इज अ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। थर्ड में बोलेगा कि इनमें से कोई नहीं, वगैरह वगैरह करके ऑप्शन बना देगा। तो हम लोग को ध्यान में क्या रखना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म, बात समझना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो डाइपोल पे नेट फोर्स नहीं लगेगा लेकिन टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क उसको रोटेट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे जो इस पे टॉर्क लगेगा उसका एक्सप्रेशन, है ना। तो इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग देना, इसी ये मेन हेडिंग है, इसके नीचे जो सेंटेंस लिख लें उसके बाद एक छोटा सा हेडिंग देंगे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन ठीक है, ये हेडिंग देंगे। उसके बाद ये फिगर पहले ड्रॉ करना सब लोग, ड्रॉ करने के बाद लिखना वी कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, we consider an electric dipole of dipole moment P के ऊपर एरो देना, dipole moment P kept in a uniform electric field E के ऊपर भी वेक्टर साइन देना, एरो, kept in a uniform electric field E such that P makes, P लिखोगे तो ऊपर एरो देना ना, such that P makes an angle theta, with E के ऊपर भी एरो देना, फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़ के फिर नीचे लिखना, नाउ द टॉर्क acting on the electric dipole is, उसके नीचे ये पूरा एक्सप्रेशन लिख लेना, उसके नीचे लिखना है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ लिख लेना। एक चीज़ देखना थोड़ा, अगर किसी भी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से कोई तीसरा चीज़ निकल के आता है, कोई तीसरा वेक्टर निकल के आता है, तो इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? पहले वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को रखते हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न करते हैं, थंब जिधर दिखाता है उधर वो रिजल्ट का डायरेक्शन होता है। तो पहला वेक्टर अपना क्या है, P की तरफ फिंगर को रखेंगे, दूसरा वेक्टर क्या है, E की तरफ टर्न करेंगे। इस प्रोसेस में थंब किधर जा रहा है, बोर्ड से अंदर की तरफ। तो ये जो हम फिगर बनाए, इस फिगर के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो टॉर्क होगा, जो टॉर्क वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ये जो तुम लोग पेपर में लिख रहे हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर गोइंग इनटू इट। ठीक है, तो ये जो हम लिखे हैं इसके हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज
is perpendicular to the plane going into it. छुट्टी नहीं हुआ है, रुक जाओ। अच्छा लिख लिए सब लोग? नो बोलता है जी अभी भी। ठीक है, सुनना आप ज़रा ध्यान से। देखो यहाँ पे जो अपना डाइपोल है ना, बहुत ध्यान से देखो, ये डाइपोल है अपना, इस पे इस तरह से टॉर्क लग रहा है कि ये इधर रोटेट हो रहा है ना। तो देखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने डायरेक्शन की तरफ अलाइन करने का कोशिश कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, डाइपोल मोमेंट को देखो, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है ना जी। ये मत जाना तुम, हाँ क्या पता हम इधर देखेंगे तुम लोग। अच्छा ठीक, देखो सुनना ध्यान से सुनो, डाइपोल मोमेंट इधर है ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट पे ऐसा टॉर्क लगाता है कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो जाए। मतलब वो डाइपोल मोमेंट को वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ अलाइन करना चाहता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये तब तक इस पे टॉर्क लगाएगा, तब तक इस पे टॉर्क लगाएगा जब तक ये डाइपोल मोमेंट इसकी तरफ अलाइन ना हो जाए। ठीक ना? अब समझना, डाइपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रहता है। थोड़ा हम समझा रहे हैं चीज़ों को। देखो इसमें ना दो केस बनता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया ना? देखो ये जो डेरिवेशन है ना, तीन डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डाइपोल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एकदम मान के चलो आता ही आता है टाइप का चीज़ है। अब थोड़ा समझो, बात को समझना। इसमें दो स्पेशल केसेस होता है। पहला जो स्पेशल केस है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं समझेगा बात को? ठीक है, देखना केस 1 है, इसमें स्पेशल खाली पॉइंट ऐसे दे के लिख देते हैं। सुनना बात को ज़रा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है हर जगह पे, और जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हो, यानी सपोज करो इस तरह से डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा भैया इसका डायरेक्शन तो इधर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर और डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर। थीटा कितना हो जाएगा? थीटा 0 डिग्री। थीटा, अच्छा देखो अभी हम लोग टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन लेके आए हैं। टॉर्क का मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन अगर बोलें तो पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में बोले तो पी क्रॉस ई। अगर थीटा 0 डिग्री तो साइन 0 0, टॉर्क 0, यानी इस सिचुएशन में इस डाइपोल पे 0 टॉर्क लगता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमाने का प्रयास करता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी उसकी तरफ है ना, ऑलरेडी उसकी तरफ है, तो छोड़ देगा, चलो मेरे तरफ है तो हम इस पे कोई टॉर्क नहीं लगाएंगे।
ध्यान देना, इस स्पेशल पोजीशन को, इस स्पेशल सिचुएशन को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। हम बोलेंगे कि ये जो डाइपोल है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान देना, स्टेबल, ये इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग हेडिंग है इसको ऐसे लिखते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो थीटा है अपना, थीटा 0 है, थीटा 0 है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 है। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ देखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको इसीलिए बोलते हैं, अच्छा इक्विलिब्रियम इसीलिए है क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है, तो इक्विलिब्रियम में है। हम लोग पढ़े थे रोटेशनल मोशन में कि कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उस पर नेट फोर्स भी 0 हो, नेट टॉर्क भी 0 हो। अगर ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो नेट टॉर्क भी 0 होगा, हो गया इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस सिचुएशन में इस डाइपोल के पास जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, आने वाले चैप्टर में, तो हम यहाँ एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे उस समय। अभी खाली इतना समझ लो कि ऐसे सिचुएशन में डाइपोल की एनर्जी एकदम मिनिमम होती है। अगर किसी भी चीज़ का एनर्जी एकदम मिनिमम है ना तो वो उस सिचुएशन में स्टेबल होता है। अगर किसी भी चीज़ के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना तो छटपटाते रहता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा भागते रहता है, इधर उधर करते रहता है। अगर एनर्जी एकदम मिनिमम है तो एकदम शांत रहता है। देखता है ना जी, जो सुस्त आदमी रहता है, एनर्जी नहीं रहता है। होती है ना रूम में ये तो इस सिचुएशन में इसके पास एनर्जी एकदम मिनिमम होता है, इसीलिए इस सिचुएशन को, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। In this situation, the energy of the dipole is minimum, therefore this situation is called stable equilibrium। लिखो, अब जब तक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बताएंगे नहीं छोड़ेंगे। लिख ही लो थोड़ा। चश्मा कब लगा? हमको लग रहा हम पहली बार देख रहे हैं चश्मा में, है ना। अच्छा देखना, एक बात समझना, इससे जो क्वेश्चन पूछता है अगर उसको बड़ा करना रहा ना, 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना रहा तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दोनों घुसा देता है। 3 नंबर में वो डेरिवेशन दे देगा और 1 नंबर में ये, या 1.5 नंबर कर देगा स्टेबल और अनस्टेबल। आप समझ रही हो? तो दोनों मिक्सअप करके भी क्वेश्चन दे देता है। टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालो और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बढ़िया से बताओ फिगर ड्रॉ करके। समझ रहा? सही बोलता है ना जी? हाँ, नहीं तो बाइसेप्स जो है ना तोड़ देंगे। समझ रहा तुमने? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक बात और समझना, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ इसको थोड़ा समझना जी। दोनों लैंग्वेज लिख सकता है। थीटा 0 होने का मतलब है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होता है तो दोनों वेक्टर को पैरेलल बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों पैरेलल है, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज
दे आर इन सेम डायरेक्शन। देखो जी, नेक्स्ट है सेकंड नंबर में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात नहीं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, इसका यही मतलब हुआ। समझ रही खुशी? ए लड़का, मतलब देखो हम ऐसे बना दे रहे हैं, देखना इधर हम माइनस क्यू दे दे रहे हैं, इधर प्लस क्यू दे दे रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी हो गया। ठीक है, मतलब थीटा 180 डिग्री हो गया। ओ यही बोली थी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या मतलब हो गया? ब्रैकेट वाला चीज हम इधर लिख देते हैं, दैट इज P and E are anti-parallel or they are in opposite direction। बात नहीं करो जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना टॉर्क होगा, टॉर्क क्या होगा जी? पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है आकांक्षा? जोर से बोल। कॉस 180 डिग्री, सॉरी साइन 180 डिग्री, पी ई साइन 180 डिग्री। छी छी छी, जीरो होता है। साइन 180 डिग्री, सुनो हम बार बार बता बता के थक जा रहे हैं, सभी बच्चों को बता बता के थक जा रहे हैं, फिर से बता रहे हैं और आगे फिर काम आएगा। जो नहीं बताएगा ना, इतना पीटेंगे हम। साइन n पाई 0 होता है, रट लो। पाई का मतलब 180 डिग्री, n कुछ भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, n इंटीजर है। साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन 0 डिग्री, n 0 भी हो सकता है, साइन n पाई 0 होता है, एकदम याद रख लेना। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना, सेम चीज इधर आएगा नहीं, इसको इधर लिख लेना जी कि इन दिस सिचुएशन द एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मैक्सिमम, therefore this situation is called unstable इक्विलिब्रियम। ये चीज इधर लिख लेना, इतना इंप्रूव करके। ठीक है, पुराना वाला लिख लिए थे ना। एनर्जी मैक्सिमम होता है इस सिचुएशन में, इसीलिए ऐसे पोजीशन को हम लोग कहते हैं कि डाइपोल जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। समझ रहा रौनक, रोशन?